है? ये चैप्टर के बाद स्केलेटल सिस्टम पढ़ते तो ठीक रहता, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, तो जिन लड़का का लिंक गड़बड़ाया है, लिंक तो है नहीं तो गड़बड़ कैसे? चलिए चल गया। बताइए, शुरू का इन्वायरमेंट। चलिए दोस्तों, इन्वायरमेंट हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पर्यावरण कहते हैं। चैप्टर का नाम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। लेकिन सबसे पहले हमें पर्यावरण को समझना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर इन्वायरमेंट शब्द की बात करिएगा तो यह इन्वायरमेंट शब्द एक ग्रीक शब्द से निकला हुआ है, ठीक है ना? ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द इन्वायरन से बना हुआ है दोस्तों। तो इन्वायरमेंट ये जो शब्द आया है यह ग्रीक शब्द से निकलकर बना है और जिस ग्रीक शब्द आगे निकलकर इन्वायरमेंट में परिवर्तित हुआ वो शब्द है इन्वायरमेंट, इन्वायरन है। और इन्वायरन का ग्रीक डिक्शनरी में अर्थ है चारों ओर का परिवेश, चारों ओर का परिवेश। तो इन्वायरमेंट पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी जीव के चारों ओर का परिवेश। इन्वायरमेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी जीव के चारों ओर का परिवेश। और यह इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द इन्वायरन से हुआ है और ग्रीक शब्द इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है परिवेश। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण इन्वायरमेंट का शाब्दिक अर्थ है एक जीव के चारों ओर का परिवेश। अब आइए हम पर्यावरण को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण क्या है इसके संदर्भ में हम किसी भी जीव का ही एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी जीव है, उदाहरण के तौर पर आपके लीजिए, मानव को ले लीजिए। किसी जीव के चारों ओर का, किसी जीव के चारों ओर का, किसी जीव के चारों ओर के जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक। अजैविक का मतलब होता है दोस्तों निर्जीव, अजैविक का मतलब क्या होता है? निर्जीव। और जैविक का मतलब क्या होता है? सजीव। तो आप इस पृथ्वी के कोई भी जीव को लीजिए, उसके चारों ओर या तो सजीव है या फिर निर्जीव। एक जीव क्या, या आप खुद देखिए, आप अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं? आप अपने चारों तरफ या तो निर्जीव पदार्थों को देख रहे हैं अर्थात अजैविक पदार्थों को देख रहे हैं, या फिर जैविक यानी कि सजीव पदार्थों को देख रहे हैं। इन दो पदार्थों को देख रहे हैं। अजैविक पदार्थों में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? वायुमंडल, ठीक है। उसके बाद अजैविक पदार्थों में आपको दिख रहा है क्या? जलमंडल। उसके बाद अजैविक पदार्थों में दिख रहा है क्या? स्थलमंडल। अजैविक में यानी सजीव में आपको विभिन्न प्रकार के सजीव दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। क्या और कुछ दिख रहा है आपको चारों तरफ? दिख रहा है। तो पर्यावरण क्या है? तो किसी भी जीव के चारों ओर जो अजैविक और जैविक कारकों की उपस्थिति है जो जीव को इस पृथ्वी पर रहने में, इस पृथ्वी पर वृद्धि करने में और अंत में मृत होने में मदद करते हैं, वही उस जीव का क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना? इस पृथ्वी पर कोई भी जीव है उसके चारों ओर जो अजैविक और जैविक समुदाय उपस्थित है जो उस जीव को इस पृथ्वी पर रहने के योग्य बनाता है, वृद्धि करने के योग्य बनाता है और अंत में मृत होने के भी योग्य बनाता है, वही सम्मिलित रूप से उस जीव का क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्लियर हो गया ना? तो पर्यावरण क्या है इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? एक जीव के चारों ओर स्थित जैविक अजैविक घटक जो जीव को जीवित, वृद्धि और मृत होने में मदद करते हैं, वही उस जीव का क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? और हम किसी जीव के चारों तरफ देखेंगे तो दो ही कारक मौजूद दिखाई पड़ेंगे, अजैविक और अजैविक मतलब निर्जीव, जैविक मतलब। और एक जीव के चारों तरफ जो अजैविक कारक मौजूद है उसमें वायुमंडल है, स्थलमंडल है और जलमंडल है। और जैविक कारकों को देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है? सजीव है। तो अगर हम पर्यावरण को बांटना हम चाहें कि पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है तो पर्यावरण इक्वल टू हो जाता है या हो जाएगा स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस जैव मंडल प्लस जैव मंडल। जैव मंडल उसे कहते हैं जहां सजीव निवास कर रहे हो और सजीव वहां निवास करते हैं जहां स्थल जल वायु तीनों की उपस्थिति हो, यानी कि इन तीनों का उभयनिष्ठ मंडल ही क्या कहलाता है? जैव मंडल। बस सजीव उसमें होनी चाहिए। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है दोस्तों? और पर्यावरण में जब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को हम शामिल कर लिए तो पर्यावरण से कुछ अलग हुआ, ऐसा कुछ है जो पृथ्वी पर बच गया है। तो इसका मतलब है कि पर्यावरण के अंतर्गत सब कुछ शामिल है, कुछ पर्यावरण से बाहर है ही नहीं। पर्यावरण के अंतर्गत सब कुछ शामिल है। आप पर्यावरण में स्थल मंडल को शामिल किए, आप पर्यावरण में जल मंडल को शामिल किए, आप पर्यावरण में वायुमंडल को शामिल किए, आप पर्यावरण में जैव मंडल को शामिल किए। और जब इतने चीजों को आप पर्यावरण में शामिल कर लिए हैं तो बताइए पृथ्वी का क्या चीज बच गया है जो पर्यावरण में शामिल नहीं हुआ? तो कुछ नहीं बच गया है दोस्तों। यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत पूरा पृथ्वी ही समाहित है, पूरा पृथ्वी ही समाहित है। पर्यावरण से कुछ भी बाहर नहीं है, पर्यावरण से कुछ भी बाहर नहीं है। इसलिए जब प्रश्न इस तरीके का आ जाए कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के हिस्से हैं तो उसका एक ही उत्तर होगा इनमें से सभी, क्योंकि कुछ भी पर्यावरण से बाहर नहीं है। इस पृथ्वी पर दो ही चीज है, सजीव और निर्जीव, और उन सबको आप शामिल कर लिए किसमें? पर्यावरण। निर्जीव का मतलब अजैविक, सजीव का मतलब, और पर्यावरण में जैविक अजैविक दोनों को भी आप समझ लिया, दोनों को भी शामिल कर लिया है। तो जब हम पूरे सजीव को और पूरे निर्जीव को पर्यावरण में शामिल कर लिया है तो बचा क्या? आपका ये वायरस बच जाएगा। तो वो अपवाद मानकर चलिए, फिर भी उसको भी हम पर्यावरण के अंतर्गत ही रखते हैं, उसको भी पर्यावरण से बाहर नहीं कर सकते। आपसे पूछेगा कि क्या सूक्ष्म जीव पर्यावरण के अंग है? बिल्कुल है। कुछ भी बाहर है ही नहीं तो फिर आप क्या करें? नहीं है। एक्स वाई जेड पर्यावरण का हिस्सा है, सिर्फ आपको बोला है हाँ। क्या आतंकवाद पर्यावरण का हिस्सा है? सेना पर्यावरण का हिस्सा है? कुछ भी पर्यावरण से बाहर। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पर्यावरण समझ गए क्या है? एक जीव के चारों ओर जो अजैविक और जैविक घटक उपस्थित है जो जीव को इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने में, वृद्धि करने में और मृत होने में मदद करता है, वही उसका क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण की जब भी चर्चा होगी जीवों के संदर्भ में होगी, जीवों के संदर्भ में होगी। जीव और उसके पर्यावरण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कोई भी जीव को पर्यावरण से निकाल दीजिएगा तो कहां दीजिएगा? कहां दीजिएगा? बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पर्यावरण में है। तो जब भी हम पर्यावरण को पढ़ते हैं तो जीवों को साथ में लेते हैं। जीव के बिना पर्यावरण को पढ़ा नहीं जा सकता है, या एक जीव को पर्यावरण से बाहर नहीं किया जा सकता है।
जीव और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है, पर्यावरण के बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए जब भी पर्यावरण को परिभाषित करते हैं तो तब किसी न किसी जीव के संदर्भ में हम करते हैं। पर्यावरण क्या है? तो एक जीव के चारों ओर के जैविक अजैविक दशाओं का योग जो जीव को जीवित रखने में, वृद्धि करने में और मृत होने में मदद करता है, वही उसका पर्यावरण कहलाता है। और अजैविक का मतलब निर्जीव, जैविक का मतलब सजीव, यानी कि एक जीव के चारों ओर दो ही प्रकार के दशाएं मौजूद है, जैविक अजैविक, निर्जीव सजीव, और दोनों सम्मिलित रूप कर क्या बन गया? पर्यावरण बन गया। और पर्यावरण को अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में काटे तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और लेकिन पर्यावरण इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन किसी एक चीज को अगर हम हटा दें तो पर्यावरण छीन भिन्न हो जाएगा। तो पर्यावरण के कई खंड आप कर सकते हैं, लेकिन वो खंड सिर्फ पर्यावरण की विशालता को समझने के लिए आप कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को आप बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण को आप बांट नहीं सकते हैं। पर्यावरण कई घटकों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन पर्यावरण से हम उन घटकों को अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण बहुत विशाल जरूर है, लेकिन पर्यावरण अविभाज्य है। हम पर्यावरण को विभाजित नहीं कर सकते हैं और न ही किसी जीव को उनके पर्यावरण से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जीव का पर्यावरण से बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद भारतीय संसद ने वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पेश किया, और भारतीय संसद में जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पेश किया गया तो उस अधिनियम में भी पर्यावरण को परिभाषित किया है हमारी संसद ने। तो भारतीय संसद ने पर्यावरण को किस रूप में परिभाषित किया है? तो जो अभी बताए हैं उसी तरह परिभाषित किया है। आप देखिए कि उस अधिनियम में पर्यावरण का क्या परिभाषा दिया गया है, एक बार पढ़िए आप। पढ़िए। तो वही बात ना है कि एक जीव के चारों ओर जो अजैविक और जैविक घटक है उसको सम्मिलित रूप से उस जीव का क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और एक पर्यावरण जीव को किसी भी जीव का पृथ्वी पर रहना, वृद्धि करना और अंत में मृत होना, सब कुछ पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण के बिना जीव मृत भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब शरीर मृत होता है तो बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज होता है, और वो बैक्टीरिया जो है पर्यावरण के अंग है, तो उसके बिना मृत सजीव मृत भी नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पर्यावरण बहुत विशाल है, पर्यावरण अविभाज्य है, पर्यावरण के अंतर्गत सब कुछ शामिल है, पर्यावरण से बाहर कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और एक्ट में पर्यावरण की क्या परिभाषा है वो आप समझ ही गए हैं। अब आते हैं पर्यावरण के घटक पर। चलिए एक डायग्राम बनाकर समझाइए। डायग्राम कौन चीज का बना जी? ओह, बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, आप पर्यावरण में कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, पर्यावरण में क्या शामिल है? ध्यान रखना, पर्यावरण से कुछ भी अलग नहीं करना है। आपको आज एक आदमी बोलेगा बताइए जी सुई धागा पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये याद रखना कुछ तो बाहर है, ये ना है हाँ आएगा, क्योंकि बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ पर्यावरण के हिस्से। क्लियर है ना? आइए अब हम कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को समझते हैं। पर्यावरण के घटक क्या हो जी? हला मत करिए। पर्यावरण के घटकों को समझते हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए पर्यावरण के एनवायरनमेंट के पर्यावरण के मुख्यतः दो ही घटक हैं, एक अजैविक और दूसरा जैविक घटक। पर्यावरण के मुख्यतः दो ही घटक हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक का मतलब होता है क्या? निर्जीव, यानी इस पृथ्वी पर जो निर्जीव है वो अजैविक घटक। और जैविक का मतलब क्या? सजीव। जैविक का मतलब क्या? सजीव। तो जो सजीव है वो जैविक घटक है, जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। यानी कि पर्यावरणों को मुख्यतः दो कंपोनेंट में, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, अजैविक और जैविक घटकों में विभाजित किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करिएगा तो वर्तमान समय में पर्यावरण की महत्ता को एक बार फिर से परिभाषित करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको हम पहले ही बताते कि एक जीव का पर्यावरण के बिना अस्तित्व संभव है ही नहीं, चाहे वो मानव हो या फिर कोई अन्य सजीव हो। और जब पर्यावरण से बाहर किसी भी सजीव का कोई अस्तित्व संभव है ही नहीं और वो पर्यावरण दूषित होने लगे तो फिर तो हर जीवों के अस्तित्व का संकट मंडराने लगेगा। और वर्तमान में ऐसा हो रहा है, इसलिए वर्तमान समय में पर्यावरण की एक नवीन परिभाषा की ओर पर्यावरणविद ध्यान दे रहे हैं। और जो आधुनिक पर्यावरणविद हैं, जो आधुनिक पर्यावरण के जानकार लोग हैं, वे पर्यावरण के इन दो घटकों के अलावे, इन दो कंपोनेंट के अलावे दो और कंपोनेंट की बात करते हैं। यानी कि अगर देखें तो पर्यावरण को कुल चार घटकों में विभाजित किया जाता है। एक है उसको क्या? ऊर्जा घटक, और दूसरा है आपका क्या? सांस्कृतिक घटक। ठीक है, सांस्कृतिक घटक। और ये घटक दोस्तों नवीन यानी कि आधुनिक युग में प्रचलन में आया है। तो पर्यावरण के कंपोनेंट की जब बात होगी, पर्यावरण के कंपोनेंट की जब बात होगी तो पर्यावरण के मुख्यतः दो ही कंपोनेंट है, पर्यावरण के मुख्यतः दो ही घटक है, अजैविक घटक और। लेकिन अगर पर्यावरण के घटकों को पूरा विस्तार कर दे, कंपोनेंट को पूरा विस्तार देंगे तो पर्यावरण के कुल घटकों की संख्या कितनी हो गई है? चार। अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक और सांस्कृतिक घटक। अब देखिए कि पर्यावरण इन चारों घटकों से मिलकर बना हुआ है, यानी इन चार कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन किसी एक कंपोनेंट को हम पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते। आपको पहले बताया क्या पर्यावरण विभाज्य है या अविभाज्य है? पर्यावरण अविभाज्य है। पर्यावरण इन चार घटकों से मिलकर बना हुआ है और ये चारों घटक हमेशा मिले ही रहते हैं, तब वो पर्यावरण कहलाते हैं। किसी एक घटक को आप पर्यावरण से बाहर नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण विभाज्य है ही नहीं, पर्यावरण अविभाज्य है। तो जब पर्यावरण अविभाज्य है तो फिर हम इन चार घटकों में पर्यावरण को क्यों विभाजित किए गए हैं, कर दिए हैं? तो पर्यावरण को समझने के लिए। पर्यावरण इतना विशाल और विस्तृत है कि जब तक उन्हें हम खंड में बांटेंगे नहीं तब तक पर्यावरण को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो पर्यावरण के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए, पर्यावरण के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए ही पर्यावरण को चार घटकों में विभाजित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पर्यावरण विभाज्य नहीं है, पर्यावरण क्या है? अविभाज्य है। तो पर्यावरण के मुख्य कितने घटक हो गए? अजैविक। और पर्यावरण के कुल कितने घटक हो गए? कौन कौन? कोई दिक्कत नहीं। अब पर्यावरण के अजैविक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? तो अजैविक घटक आप समझ गए। अजैविक घटक का मतलब होता है क्या? निर्जीव घटक, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट को ही हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और निर्जीव के अंतर्गत दोस्तों क्या आ जाते हैं? स्थल मंडल आ जाते हैं। क्या जाते हैं? स्थल मंडल आ जाते हैं। और क्या जाते हैं? जल मंडल आ जाते हैं। और क्या जाते हैं? वायुमंडल आ जाते हैं। स्थल मंडल को आप बांटिएगा,
स्थल मंडल को आप और बांटिएगा तो स्थल मंडल के अंतर्गत मृदा आते हैं, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, जल मंडल के अंतर्गत जो है सागर आते हैं, महासागर आते हैं, तालाब आते हैं, झील आते हैं, भूमिगत जल आते हैं, वायुमंडल को आप बांटिएगा ऑक्सीजन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। तो आप स्थल मंडल को भी पुनः बंटवारा करने लगेगा तो मृदा में, पर्वत में, पठार में, स्थलाकृति में, विभिन्न प्रकार के तत्वों में विभाजित होगा। आप जलमंडल को विभाजित करने की बात करिएगा तो जलमंडल आपका सागर में, महासागर में, झील में, तालाब में बढ़ सकता है, भूमिगत जल में, वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैस में बढ़ सकता है। तो पर्यावरण के अजैविक घटक किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, वही पर्यावरण के अजैविक घटक है। और पर्यावरण के अजैविक घटक अर्थात निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल शामिल है, जल मंडल शामिल है और वायुमंडल शामिल है। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न आ जाए कि कौन सा अजैविक घटक है, तो अजैविक घटक में क्या आएगा, मृदा आएगा, पर्वत आएगा, सागर आएगा, झील आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, यानी जो सजीव नहीं है वो अजैविक घटक है। क्लियर हो गया? अब इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुई कौन अजैविक घटक है। अगर प्रश्न आ गया कि कौन अजैविक घटक है, वीडियो रुक गया है, अरे बोले थे काट कर लाइव करने के, कहा नहीं किए। अच्छा, अजैविक घटक समझ गए। आइए उसके बाद पर्यावरण के जैविक घटक पर, बायोटिक कंपोनेंट पर। अब आपको बायोटिक कंपोनेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या, सजीव घटक। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या, सजीव घटक। सजीव घटक के अंतर्गत कौन आते हैं, पेड़ पौधा आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों, पेड़ पौधा आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, जंतु आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। कौन आते हैं, सूक्ष्मजीव आते हैं। हम मनुष्य जंतु की श्रेणी में आएगा, मनुष्य जंतु है, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो जैविक घटक, ध्यान दीजिए, जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, सजीव घटक। तो जो निर्जीव है वो पर्यावरण के अजैविक घटक है, जो सजीव है वो पर्यावरण के जैविक घटक है। और जैविक घटक, मान लीजिए प्रश्न इस तरह का आ गया कि कौन से पर्यावरण के जैविक घटक है, तो आपके सामने में जैविक घटक, पेड़ पौधा जैविक घटक है, जंतु जो भी है जैविक घटक है। पूछ देगा कि मोलस्का जीव के, मोलस्का फाइलम के जीव पर्यावरण के कैसे घटक है, तो आप जानते हैं मोलस्का जंतु है और इसी तरह से वो जैविक घटक होगा। तो पर्यावरण के जैविक घटक का मतलब जो सजीव है, लिविंग थिंग्स है वो है। और पर्यावरण के अगर जैविक घटकों की हम बात करें तो इसमें आपके सामने पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव आएंगे। और इन जैविक घटकों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कौन है ये पूछ ले तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, पेड़ पौधे। पर्यावरण के जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे के अस्तित्व के बगैर इस पृथ्वी पर ना तो जंतुओं का कोई अस्तित्व रह जाएगा, हालांकि सूक्ष्मजीव तो सबसे पहले आए इस पृथ्वी पर, विकास के क्रम में सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए, तो वो आप देख लिए थे। तो पेड़ पौधे के बगैर सूक्ष्मजीवों का अस्तित्व तो कायम रहेगा, लेकिन पेड़ पौधे के बगैर जंतु के अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक जो है पेड़ पौधे है, क्योंकि पेड़ पौधे ही जंतु के अस्तित्व का निर्धारण इस पृथ्वी पर किए हुए हैं। पेड़ पौधे के बगैर जंतुओं का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, लेकिन जंतुओं के बगैर पेड़ पौधे का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए पर्यावरण के जो जैविक घटक है, जो सजीव है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं। अब पर्यावरण के तो मुख्य दो ही घटक है, अजैविक घटक और जैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। लेकिन तीसरी घटक की चर्चा हाल फिलहाल में की जा रही है, और तीसरा घटक क्या है दोस्तों, ऊर्जा घटक। तीसरा घटक क्या है, अब ऊर्जा घटक में क्या है, तो किसी भी हमारे पर्यावरण में ऊर्जा घटक के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, प्रकाश आते हैं और क्या आते हैं, तापमान आते हैं। और इन दोनों का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का क्या है, तो पर्यावरण को गतिशील बनाए रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर्यावरण को गतिशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और नितांत आवश्यकता है। पर्यावरण में हर क्षण ऊर्जा का प्रवाह होते रहता है, और पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पर्यावरण की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण बहुत गतिशील है दोस्तों। आपको क्या लगता है आज इस तरह का पर्यावरण है, 1 करोड़ वर्ष पहले उसी तरह का था, नहीं था। तो इस पर्यावरण में निरंतर बदलाव आते रहते हैं, पर्यावरण में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। यानी कि पर्यावरण के जो जैविक अजैविक घटक है वो हमेशा एक समान नहीं रहते हैं, उसमें क्या आते जाते हैं, बदलाव आते जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा पर्यावरण है ये एक गतिशील पर्यावरण है, ये स्थिर पर्यावरण नहीं है। और गतिशील बनाने के लिए ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है, और एक नहीं, हमारे पर्यावरण में जो ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है उसको गतिशील बनाए रखने के लिए वो ऊर्जा का मुख्य, प्राथमिक और एकमात्र स्रोत कौन है, सूर्य के प्रकाश। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्राथमिक स्रोत या एकमात्र स्रोत कौन है, और इसे ही पर्यावरण की कौन से घटक नाम दिया गया, ऊर्जा घटक का नाम दिया गया है। अब पर्यावरण के जो चौथे घटक हैं, पर्यावरण के जो चौथे घटक है वो है कल्चरल कंपोनेंट, यानी क्या, सांस्कृतिक घटक। और पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक वे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। और मानव निर्मित घटक के अंतर्गत दोस्तों अर्थव्यवस्था शामिल है, ठीक है, राजनीति शामिल है, ठीक है, राजनीति शामिल है, उसके बाद सभ्यता शामिल है, ठीक है, सभ्यता शामिल है, उसके बाद क्या क्या शामिल है, संस्कृति शामिल है। तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति भी पर्यावरण के हिस्से हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी पर्यावरण के हिस्से हैं। और ये पर्यावरण के कैसे हिस्से के अंतर्गत आते हैं, सांस्कृतिक घटक। तो पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। लेकिन पर्यावरण के जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक मानव निर्मित। तो पर्यावरण को अगर आप 4 घटकों में विभाजित करिएगा तो एकमात्र घटक मानव निर्मित है, वो कौन है, सांस्कृतिक घटक है। वो कौन है दोस्तों, सांस्कृतिक घटक है। और सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, क्लियर हो गया ना। तो जो निर्जीव है अजैविक घटक, जो सजीव है वो जैविक घटक, सूर्य के प्रकाश से संबंधित जो भी तथ्य आएगा वो ऊर्जा घटक, और सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था। तो पर्यावरण के मुख्य 2 घटक है, जैविक, अजैविक। पर्यावरण के मुख्यतः कितने घटक है, जैविक और, लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण के घटकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 4। कितनी कर दी गई है, 4 कर दी। लेकिन परीक्षा में भी आंसर क्या देना है, 2 देना है। आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ दे कि पर्यावरण के घटकों को 2 घटक से अगर अधिक घटकों में हम विभाजित करना चाहे तो कुल कितने घटक हमारे सामने होंगे, 4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्यावरण के मुख्य कितने घटक है, जैविक और। पर्यावरण के कौन से घटक मानव निर्मित है, सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटकों के अलावा क्या अन्य और भी कोई घटक मानव निर्मित है, नहीं। क्लियर हो गया, पर्यावरण और पर्यावरण के घटक, ठीक है, एनवायरमेंट और कंपोनेंट, समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट के अंतर्गत क्या आता है, सब कुछ आता है, वेरी गुड, अब जवाब मिला है, सब कुछ आता है, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं आता है, कुछ भी बाहर नहीं आता दोस्तों। पर्यावरण से बाहर आप किसी भी चीज को नहीं कर सकते। आइए अब जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
देखिए एक बार घटकों को पढ़िए तो ऑनलाइन वाले थोड़ा पूछ लेते हैं। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, इन्वायरमेंट और कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से आप समझिए। चलिए सबको समझ में आ गया है, कुछ कुछ को नया है, बाद में आएगा कुछ कुछ को। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा जिनको नया है। वैसे क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था। क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था। अब ध्यान दीजिए, कैमरा क्या हो गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, बायोलॉजिकल सब कुछ ठीक है ना? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जहां सजीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। और जैव मंडल होने के लिए स्थल मंडल का भी होना जरूरी है, यानी जहां कहीं भी सजीव निवास करे वहां स्थल का होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों वहां जल का होना जरूरी है और वहां वायु का होना जरूरी है कि नहीं? तो इस पृथ्वी पर जहां सजीव रहते हैं वो क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। और पृथ्वी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां जैव मंडल, जहां सजीव निवास नहीं करते। आप ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर के विषुवत रेखीय क्षेत्र तक आइए, यानी कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाइए, आपको ऐसा है कहीं पर सजीव की उपस्थिति नहीं मिलेगी, हर जगह सजीव की उपस्थिति है। अंटार्कटिका जहां पर का पर्यावरण बहुत ही विकट परिस्थितियों वाला है, वहां पर भी आपको सजीव मिलेंगे। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र में आइएगा तो भर भर के आपको सजीव मिलेंगे, मतलब सजीवों की विविधता काफी ज्यादा है वहां पर। तो हर क्षेत्र में आपको सजीव निवास करेंगे, मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जैव मंडल के अंतर्गत पूरा का पूरा पृथ्वी समाहित है। लेकिन इस जैव मंडल को हम बांट दे और फिर उसको भी बांट दे और बंटवारा करते जाए तो बंटवारा की कोई तो अंतिम सीमा होगी, है कि नहीं? इस पृथ्वी पर जैव मंडल क्या है? तो हम बोले कि जैव मंडल वो है जहां सजीव निवास करते हैं। और सजीव कहां निवास करते हैं ये जब हम देखने की कोशिश किए तो पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं मिला। अपवाद मृत सागर है। मृत सागर का आप नाम सुने होंगे, उसकी लवणता इतनी अधिक है कि वहां कोई जीव निवास नहीं करते हैं, इसलिए उसका नाम मृत सागर है। तो कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, हालांकि उस मृत सागर में भी लोग तैरने के लिए जाते हैं और 10-15 मिनट के लिए आप तैर सकते हैं, हालांकि लवण इतनी ज्यादा है कि वह मानव के तैरने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कुछ अपवाद हो सकते हैं पृथ्वी पर जहां सजीव ना हो, लेकिन पृथ्वी के हर जगह सजीव है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा पृथ्वी ही जैव मंडल के अंतर्गत समाहित है। तो ये जो हमारा जैव मंडल बना है सजीवों को लेकर, तो इस जैव मंडल का अगर हम बंटवारा करते जाए तो कभी अंत आएगा जब बंटवारा नहीं होगा। है अंत होगा कि नहीं होगा? वहां अंत से अब फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कहां पर आकर समाप्त होगा? जैव मंडल पर। तो जैव मंडल की पूरी व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है उसे ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैव मंडल की संरचना जो एक से एक जुड़कर बनी हुई है, उसको समझना आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज का विषय नहीं है, बहुत आसान तरीके से है। अगर आप जैव मंडल को बांटने का प्रयास करिएगा तो अंतिम में, सबसे अंत में जाकर आपको मिलेगा क्या? अणुपरमाणु। क्या मिलेगा? अणुपरमाणु मिलेगा। अणुपरमाणु मिलकर के क्या बनाएगा दोस्तों? कोशिका बनाएगा। कोशिका मिलाकर क्या बनाएगा? उत्तक या कोशिका का समूह। उत्तक मिलाकर अंग, अंग मिलाकर अंगतंत्र, अंगतंत्र मिलाकर जीव, जीव, जीव मिलकर आबादी, आबादी यानी पॉपुलेशन, आबादी मिलकर समुदाय यानी कि कम्युनिटी, और समुदाय मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अभी हम नहीं पढ़े हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और कई पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के क्या बना दिया? जैव मंडल बना दिया। तो जैव मंडल जहां सजीव निवास करते हैं उसको आप विभाजित करिएगा तो वो पारिस्थितिक तंत्र में विभाजित होगा। पारिस्थितिक तंत्र को विभाजित करिएगा वो समुदाय में विभाजित करेगा। समुदाय को विभाजित करिएगा तो वो भिन्न भिन्न जाति की आबादी में विभाजित होगा, फिर जीव में विभाजित होगा, और जीव को विभाजित करने लगेगा तो कुछ इस तरह विभाजित होगा। यानी जैव मंडल की शुरुआत इस पृथ्वी पर अणु परमाणुओं के रूप में होती है और पुनः एक दूसरे से जुड़ते हुए अंत में एक विशाल जैव मंडल का निर्माण इस पृथ्वी पर हुआ है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैविक व्यवस्था किस तरह से बनी हुई है, इसके क्रम को आप समझे कि नहीं समझे? इसके क्रम को समझने में कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझे कि नहीं समझे? तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्तर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल कितने स्तर है? 10 स्तर है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने लेयर है? 10 लेयर है। और 10 लेयर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन 10 लेयर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो 10 लेयर में एक ही तरह की विशेषताएं नहीं पाई जाती, अर्थात अंग जुड़ करके क्या बनाते हैं? अंगतंत्र। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो अंगतंत्र की विशेषता है वही अंगों की विशेषता है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कई स्तर होते हैं, 10 स्तर होते हैं। 10 स्तर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। और 10 स्तर है एक दूसरे से जुड़े हुए भी है, उन्हें एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इन 10 स्तर की अपनी अलग अलग पहचान है, अर्थात जो पहचान कोशिका का है वो पहचान कोशिका से उत्तक नहीं छीन सकता है, और उत्तकों की जो पहचान है वो पहचान अंग में नहीं है। तो हर स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। हर स्तर को हम अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, लेकिन हर स्तर की अपनी एक विशेषता है जिसके कारण अपनी उसकी एक विशेष पहचान है। वो पहचान बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई दूसरा स्तर उसे छीन नहीं सकता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ कुछ टर्म को समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म को समझना जरूरी है। और पहला टर्म है आपका जाति।
पहला टर्म किसको समझना है? जाति को समझना है, स्पीसीज को समझना है। जाति क्या है? जाति क्या है? जाति क्या है? एक ही प्रकार के जीव, एक ही प्रकार के जीव जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। एक ही प्रकार के जीव जो देखने में समान लगते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जीवों के उस समूह को ही हम क्या कहते हैं? जाति। तो जाति क्या है पर्यावरण के संदर्भ में, समझे कि ना? हाँ, ये वो वाला जाति नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो वो जाति से बिल्कुल भिन्न कॉन्सेप्ट है इस जाति का, ठीक है। उस जाति को अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं, यहां पर जाति का अंग्रेजी क्या है? स्पीसीज है। तो ध्यान रखने करना। तो जाति क्या है? तो एक ही प्रकार के जीव जो दिखने में समान लगते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं और अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जैसे मानव इस पृथ्वी पर का एक जाति है, बरगद का पेड़ एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, और शुरुआत में हम बताए थे कि अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन जातियों की खोज कर ली है और बाकी का अभी खोजा जाना बाकी ही है दोस्तों। तो जाति किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज समझना है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, आबादी, पॉपुलेशन। जब आबादी का हम जिक्र करेंगे, ठीक है, अगर आपको आबादी जानना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या? क्षेत्र, ठीक है, कि आप किस क्षेत्र की आबादी जानना चाहते हैं। दूसरा, आपको तय करना पड़ेगा क्या? समय, कि आप कब की आबादी जानना चाहते हैं। और तीसरा, आपको तय करना होगा कि जाति, कि आप किस जाति की आबादी जानना चाहते हैं। तो आबादी को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीजों को क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम किस क्षेत्र की आबादी को जानना चाह रहे हैं, यानी हर आबादी अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। हम किस समय की आबादी की बात कर रहे हैं, यानी हर समय में आबादी बदलती रहती है। और हम किस जाति की आबादी की बात कर रहे हैं, यानी आबादी की बात जब भी होगी तो एक जाति की होगी। तो आबादी क्या है? तो इसको समझने के लिए पहले कौन कौन चीज क्लियर कर लेना आवश्यक है, आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? यानी कि आप बिना क्षेत्र को जाने आबादी नहीं जान सकते हैं, बिना समय को जाने आबादी का कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, और बिना जाति को क्लासिफाई किए आप आबादी को नहीं समझ सकते। और जब आप ये समझ जाए तो अब आइए आबादी किसे कहते हैं उसको समझिए। किसी खास जाति के या किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में किसी जाति के कुल सदस्यों की संख्या है, उस जाति की क्या कहलाती है? आबादी। किसी खास क्षेत्र में, किसी खास समय में वहां रहने वाले किसी एक जाति के कुल सदस्यों की संख्या को ही उस जाति का क्या कहते हैं? आबादी। क्या भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों को जोड़कर अब हम आबादी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आपको पूछेगा कुत्ता का आबादी क्या है, तो उसमें बिल्ली का भी जोड़ दीजिएगा। तो आबादी जब भी निकलेगा किसी एक क्षेत्र का निकलेगा, किसी एक खास समय का निकलेगा, किसी एक जाति का निकलेगा। तो किसी क्षेत्र के किसी समय में वहां निवास करने वाले किसी जाति के सदस्यों की कुल संख्या को उस जाति का क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि मान लो आपको आया कोई, बताओ आबादी कितना है, तो आप पहले पूछेगा कहां की आबादी पूछ रहा है तुम, तो ये क्लियर हो गया। तब आप पूछेगा कब की आबादी की बात कर रहा है, कब की आबादी की बात हो गया, तब पूछेगा किसकी आबादी की बात कर रहा है, तब जाकर आप जानकारी दे पाने मुझको सक्षम है। चलिए क्लियर हो गया ना, समझे कि ना? आबादी क्या समझे कि ना? किसी खास क्षेत्र के खास समय में किसी निवास करने वाले किसी एक जाति के कुल सदस्यों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आबादी कहते हैं। आबादी जानने के लिए पहले हमें उस क्षेत्र को क्लासिफाई करना होगा जिस क्षेत्र का हम आबादी जानना चाहते हैं। क्षेत्र क्लियर होने के बाद हमें उस समय को क्लियर करना होगा जिस समय का हम आबादी जानना चाहते हैं। क्षेत्र और समय क्लियर हो जाने के बाद हम उस जाति को क्लासिफाई करेंगे जिसका आबादी हम जानना चाहते हैं। तो आबादी जानने के लिए कितने चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना जरूरी है? वो 3 चीज कौन कौन है? क्षेत्र, समय और जाति। क्या भिन्न भिन्न जातियों को एक साथ आबादी हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नहीं। तो जाति समझ गए, आबादी समझ गए। अब तीसरा समझना है आवास, यानी हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि आवास। और आवास क्या है ये बताने की कोई जरूरी है क्या? है? जीव जहां निवास करते हैं, जहां अपने लिए भोजनों की तलाश करते हैं, वहीं उसका आवास होता है। क्लियर हो गया ना? जीव जहां निवास करते हैं, जहां भोजनों की तलाश करते हैं, वहीं उसका आवास होता है। और आवास की विशेषता है कि एग्जांपल में आप ले लीजिए, जंगल एक आवास है, तालाब एक आवास है, महासागर एक आवास है, ठीक है। तो आवास किसे कहते हैं? हैबिटेट कैसे कहते हैं? तो जहां जीव निवास करते हैं और भोजनों की तलाश करते हैं। और आवास की विशेषता होती है कि एक आवास में कई प्रकार की जातियां निवास करती हैं। एक आवास के अंतर्गत केवल एक जाति के जीव नहीं रहते हैं। आवासों की सबसे बेहतरीन विशेषता यह है कि आवास में कई प्रकार के जातियां निवास करते हैं। आप जंगल चल जाइए, वहां शेर भी है, जंगली कुत्ता भी है, हिरन भी है, सियार भी है, पता नहीं क्या क्या रहते हैं। तो जंगल एक आवास है, लेकिन उसके भीतर में कई प्रकार के क्या निवास करते हैं? जाति निवास करते हैं। तो आवास क्या है? तो जहां जीव निवास करते हैं और भोजनों की तलाश करते हैं। और आवास की सबसे प्रमुख विशेषता है कि एक आवास में केवल एक जाति नहीं, बल्कि एक आवास में कई प्रकार की जातियां निवास करती है। क्या एक आवास में केवल एक ही जातियां निवास कर सकती है? नहीं, आवास में हमेशा एक से अधिक जातियां निवास करती है। आवास में हमेशा एक से अधिक जातियां निवास करते हैं। चौथा चीज समझना है निकेत। निकेत अंग्रेजी में इतने लिखते हैं, निके, हिंदी में निकेत कहते हैं। निकेत क्या है? निकेत आवासों के भीतर का वह विशिष्ट जगह है जहां केवल एक ही जाति के जीव निवास कर सकते हैं। क्लियर है ना? निकेत क्या है? तो इस बात को समझिए कि निकेत आवासों के भीतर वह विशिष्ट जगह है जहां केवल एक ही जाति के जीव निवास करते हैं। यानी कि आवासों को अगर आप बंटवारा करने की सोच रहे हैं तो आवासों का बंटवारा किसमें किया जा सकता है? निकेत में किया जा सकता है। आवासों का बंटवारा किसमें किया जा सकता है? निकेत में। जैसे वन आवास है, लेकिन शेर का मांद क्या है? खरगोश का बिल क्या है? खरगोश का बिल क्या है? निकेत है। कौवा का घोंसला क्या है? निकेत है। कौवा का घोंसला क्या है? निकेत है।
हाँ गुफा भी दे दीजिए। तो निकेत किसे कहते हैं? पुनः समझिए कि आवासों के भीतर का वह विशिष्ट क्षेत्र जहां केवल एक ही जाति के जीव निवास कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निकेत। यानी आवासों का विभाजन निकेतों में किया जा सकता है। और आवास और निकेत में फर्क इतना है कि आवास में कई सारी जातियां निवास करती है, लेकिन निकेत में केवल एक जातियां निवास करती है। शेर के मांद में केवल शेर रहेगा, सियार जाएगा तुम्हारा जाएगा। क्लियर है ना बात? है कि ना? है कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक निकेत में कितनी जातियां रह सकती है? केवल एक। लेकिन एक आवास में एक से अधिक जातियां रहती है। एक आवास में एक से अधिक जातियां रहती है। तो निकेत समझ गए, आवास समझ गए। आवासों का बंटवारा किसमें हो सकता है? निकेतों में हो सकता है। आवासों का बंटवारा किसमें हो सकता है? निकेतों में हो सकता है। अब पांचवा आपको समझना है समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? अब देखिए कि एक आवास में क्या एक ही जातियां निवास करती है? नहीं, ढेर सारी जातियां निवास करती है। अब एक आवास में जितनी जातियां निवास करती है सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी यहां मान लीजिए पटने में आदमी रहता है, कुत्ता रहता है, गाय रहता है, ढेर सारी चीज रहता है, कई जातियां निवास कर रहे हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आदमी सब चला जाएगा यहां से, केवल कुत्ता बच जाएगा, तो नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। ठीक है ना? या सारा कुत्ते भी भाग जाएगा तो दूसरे दिन मानव टेंशन में आ जाएगा, गया तो गया, क्या हो रहा है? यानी कि एक आवास में कई सारी जातियां निवास करती है और वे सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक आवास में रहने वाले सभी जातियां जो एक दूसरे को प्रभावित करती है सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करती है? समुदाय का निर्माण करती है। यानी समुदाय का निर्माण किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जातियों को मिलाकर होता है। उदाहरण के लिए कि यह पटना का समुदाय है तो पटना में जितना भी जातियां हैं वो पटना के समुदाय के हिस्से में आ जाएंगे। यानी समुदाय का निर्माण कई प्रकार के जातियों को मिलाकर होता है, जातियों को मिलाकर होता है और वे जाति एक दूसरे को प्रभावित करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर पर्यावरण में जितने भी जीव है ना वो किसी न किसी तरह एक दूसरे को प्रभावित ही करते हैं, किसी न किसी तरह एक दूसरे को प्रभावित ही कर सकते हैं। आप कोई भी जीव को देख लीजिए, आपको प्रभावित कर देगा। हाँ, या तो वो काट लेगा या आप कर दीजिएगा। क्या तो समझ गए? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझे। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो टर्म है जाति, आबादी, आवास, निकेत और समुदाय। समुदाय को बायोम भी कहा जाता है। कभी कभी समुदाय में जैविक लगा दिया जाता है, जैविक समुदाय। तो समुदाय आए या बायोम आए, पूछते बायोम बायोम क्या है? तो किसी खास क्षेत्र के रहने वाले सभी जाति आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बायोम। अब हम समुदाय की बात की है तो केवल जंतु का ही हम एग्जांपल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे को हम समुदाय से बाहर निकाल देंगे। एक आवास में न सिर्फ जंतु रहता है बल्कि पेड़ पौधे भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी समुदाय के हिस्से हैं। ऐसा नहीं कि हम समुदाय में केवल जंतु की जातियों को शामिल कर लेंगे। तो क्लियर हो गया बात? समझ गए ना? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझ गए? चलिए अगला क्लास में आगे बढ़ेंगे, टाइम हो गया। साइलेंट में ये ना तो थोड़ा जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आराम से निकलिए। हाँ ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर्यावरण जल्दी समाप्त करते हैं।